एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही बात करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगभग 15th लेक्चर 15 लेक्चर सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% सवाल को सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिछले क्लास में बोला था। तो ये लगभग 15 लेक्चर जो है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पर होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन एक लेंथी चैप्टर है और इससे जैसे कि पहले भी बोला कि लगभग 35 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पूरे इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आते हैं। तो इन जनरल जो इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व करने में, इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होता है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, तो हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज आपको मैं समझा दूं दोस्त कि जैसे कि मैंने बोला कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मेथड कितना मेथड 5 मेथड है ना, 5 मेथड। कौन कौन सा? सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा बाय पार्ट्स मेथड, चौथा पार्शियल फ्रैक्शन, पांचवा स्पेशल टाइप। ठीक है, ये 5 मेथड है। और दूसरी तरफ ये अलग चीज है, दूसरी तरफ आपको कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। कितना कॉन्सेप्ट? मैंने शुरू में ही बोला कि 20 कॉन्सेप्ट है ना, 20 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आप देखेंगे लेक्चर 7 में, तो हम लोग 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ, ये जो 5 मेथड हैं और 20 कॉन्सेप्ट जो हैं, तो ये 5 मेथड कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, उस इंटीग्रेशन को जैसे उस इंटीग्रेशन के सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट किसी भी मेथड के सवाल में लग सकता है। कोई भी मेथड आपके इंटीग्रेशन के सवाल को अगर सॉल्व कर रहे हैं किसी भी मेथड के जरिए से, इन 5 में से कोई भी एक मेथड लगाकर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, कोई भी 20 में से कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है ना। ये दोनों अलग अलग चीज है, कॉन्सेप्ट अलग चीज है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अलग चीज है। तो मेथड, कोई भी मेथड हम जब लगाएंगे इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व करने में, तो कोई भी 20 में से कोई भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उस मेथड के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो जैसे हम इसी चीज को, जो बात मैंने बोला, इसी चीज को जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम पिछले क्लास में जो हम लोगों ने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट 3, उसमें क्या था? उसमें ये चीजें था कि इंटीग्रेशन के सवाल में होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल 4 एटसेट्रा नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब चीजें आ जाती हैं तो इसे तोड़कर या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हटा देते हैं, है ना। लेक्चर 7 की बात करें तो, और वहां पर मैंने लेक्चर 7 में बोला था कि जब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो वही उसी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए वहां पर क्या बोले कि होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल 4, तो ये सब चीजें नहीं रहना चाहिए। अगर इसे आएगा तो इसे तोड़कर हटाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हटाना है। फिर हट जाने के बाद जो है इंटीग्रेशन का इन जनरल फार्मूला लग जाता है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग देखते हैं सवाल के जरिए से हम जो बात बोले, ये सवाल के जरिए से ये बात ज्यादा क्लियर होंगी, है ना। तो एक सवाल यहां पर लिखा हुआ है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4 + 10x का होल टू द पावर 20 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। आपको पता है 4 + 10x का होल टू द पावर 20, कहने का मतलब होल पावर है ना, होल पावर है। आप समझिएगा होल पावर दोस्त, पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। ये जैसे x पर पावर 5 है, इसको होल पावर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब x + 1 का होल टू द पावर 5, इसको होल पावर बोलेंगे। जब 2 या 2 से अधिक टर्म के ऊपर पावर चढ़ जाता है, उसको होल पावर बोला जाता है ना। जैसे sin x पर पावर 3 है ना, sin qx, लेकिन sin x + 3 का होल टू द पावर 3 लिखेंगे, ये होल पावर है। पावर कुछ भी हो सकता है, 3 के जगह पर 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो होल पावर का मतलब जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स के ऊपर पावर चढ़ता है तो उसको होल पावर कहा जाता है। ठीक है, अब ये सवाल है 4 + 10x का होल टू द पावर 20 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना चाहिए सॉल्यूशन में। अब आपका इसमें देखिए, जैसे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ा कि टी उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल रहा हो, है ना, उसको सिंपल सा टी मान लेते हैं। अब देखिए,
अगर 10x को हम t मान लेते हैं, 10x को t मान लेते हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो sec स्क्वायर x dx ये dt में चेंज हो जाएंगे, तो 10x को हमें t मान लेना चाहिए, ठीक है। अगर 10x को सपोज t मान लेते हैं तो ये क्या रहेंगे, आगे जो चेंज करेंगे तो 4 प्लस t का होल टू द पावर 20, होल पावर रह ही जाएंगे, है ना, होल पावर रह ही जाएंगे। चलिए हम कुछ इसको सिंपल वे में और चीज़ों को बताते हैं कि जैसे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है और 4 प्लस 10x का भी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही होता है, ठीक है। तो 10x का भी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, 4 प्लस 10x का भी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और हम इंटीग्रेशन के सवाल में ज्यादा से ज्यादा टर्म को समेटना चाहते हैं, कहे तो ज्यादा से ज्यादा टर्म को t मानना चाहते हैं, तो हम सिर्फ 10x को t नहीं मानेंगे, हम पूरे को t मानेंगे, 4 प्लस 10x को t मानेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 4 प्लस 10x को t मानेंगे, तो 4 प्लस 10x को t मानेंगे, ठीक है दोस्त। ये जो 4 प्लस 10x को t मान लिए, तो 4 का डिफरेंशिएशन आप देखिए 0, 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है, इनटू dx इक्वल dt, और sec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल dt। नो, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 10x का होल टू द पावर 20 इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx, ये चीजें हैं। अब इसमें आप देखिए यहां पर कि dt में कौन जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू dx, ये तो dt में चला जाएंगे, ठीक है दोस्त, ये dt में गया। और 4 प्लस 10x को क्या माने, t माने हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 4 प्लस 10x को t माने हैं, तो इसके बदले में t, तो क्या हो गया, t पर पावर 20 इंटू sec स्क्वायर x dx dt, ठीक है, ये हो गया। अब x टू द पावर n वाला फार्मूला, पावर एक जुड़ जाएगा, 21 t पर पावर 21 बाय t पर पावर 21 प्लस c, है ना, dt है तो t वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, जैसे कि आपको पहले से पता है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के तो इस फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो पावर एक जुड़ जाता है n+1, जो पावर में n+1 है वही नीचे भी उतर जाता है प्लस c, ठीक है। तो वही चीज़ है, 20 प्लस 1 21 बाय 21 प्लस c। अब t का मान रख देता हूँ, t का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 10x का होल टू द पावर 21 बाय 21 प्लस c, ठीक है। अब यहां पर कहानी क्या चल रहा है, इस कहानी को समझते हैं हम लोग। ये तो ठीक है, 4 प्लस 10x को t मान लिया, बाकी सब कुछ आ गया, तो इसमें ये चीजें हो रहा है कि अगर आप यहां पर देखो कि ये होल पावर है या नहीं है, 4 प्लस 10x का होल टू द पावर 20 है, और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड में 4 प्लस 10x को t माने तो क्या आ गया, t पर पावर 20 आ गई, ये होल पावर हट गया। अब देख सकते हैं यहां पर होल पावर नहीं है, होल पावर हट गया, और मैंने आपको लिखा है तक कि होल पावर नहीं रहना चाहिए, अगर आएगा उसे तोड़कर हटाएंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हटाएंगे। अगर आप यहां पर तोड़ने जाएंगे तो 20 पावर है, 2 पावर 3 पावर 4 पावर रहता तो चलो तोड़ देते, लेकिन 20 पावर है दोस्त, तोड़ते रह जाएंगे, पूरा एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तोड़ तो नहीं सकते हैं, कुछ और काम करके इसको हटा सकते हैं। वो कौन सा काम, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हटा सकते हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से 4 प्लस 10x को t मान लिए। किसको मान लिए, 4 प्लस 10x को t, और इसको जैसे ही t माने तो t पर पावर 20 आ जाएंगे। देखिए ये सोच था कि इसको अगर t मान लेंगे तो t पर पावर 20 आ जाएगा, हाँ, लेकिन जबरदस्ती तो मान नहीं सकते ना, उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा तभी तो मानेंगे। आप देखिए 4 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन 4 का 0, 10x का sec स्क्वायर x, मिल रहा है डिफरेंशिएशन, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं मिलता डिफरेंशिएशन तो नहीं मानते दोस्त, मिल रहा है तभी मान रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसका 4 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन नहीं मिलता यहां पर, तो फिर हम नहीं मान सकते थे 4 प्लस 10x को t, जबरदस्ती नहीं है ना, तो फिर कुछ और काम ढूंढते, लेकिन यहां पर 4 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए 4 प्लस 10x को t मान लिया। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 10x का भी तो डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो 10x को क्यों नहीं t मानेंगे, 10x को मान लीजिए। अगर दोस्त 10x को मान लेंगे t, तो ये t हो गया, तो क्या बचेंगे, 4 प्लस t का होल टू द पावर 20, होल पावर खत्म हुआ क्या, नहीं ना हुआ। तो हम चाहते भी तो है ना कि होल पावर हट जाए, लेकिन आप अगर सिर्फ 10x को t मान लेंगे तो होल पावर हटेंगे भी नहीं हटेंगे, तो क्या फायदा हुआ, है ना, 10x को t मानने से। तो आपको कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट भी, हाँ, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि होल पावर नहीं रहना चाहिए, तो होल पावर हटना भी चाहिए,
तो वो चीज होल पावर हटना भी चाहिए। अब दिमाग में आता है कि किसको टी मानेंगे ताकि होल पावर हट जाए, तो 4 + 10x को टी मानने से होल पावर हट जाता है। और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन के सवाल में हम ज्यादा से ज्यादा टर्म को टी मानना चाहते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा टर्म को टी मान सकते हैं मानेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा तो 101% उसको टी मानेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे, है ना, जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इसे कॉपी कर लीजिए और भी धीरे धीरे चीजें क्लियर होते जाएंगी। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आएंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin x का होल टू द पावर 10 इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा 1 + sin x का होल टू द पावर 10 इंटू cos x इंटू dx। देखिए क्या करेंगे, 1 + sin x को t मानेंगे, होल पावर नहीं रहना चाहिए। अगर 1 + sin x को t मान लेंगे तो t पर पावर 10 आ जाएंगे, होल पावर खत्म। t पर पावर, एक नंबर सिंगल टर्म के ऊपर पावर रहेगा ना, कुछ भी, उसको होल पावर नहीं बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक टर्म के ऊपर पावर चढ़ता है तो उसको हम होल पावर बोलते हैं। तो 1+ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट यही कहता है होल पावर नहीं रहना चाहिए। अगर वो आएगा तो उसे तोड़कर या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हटा देंगे, यही तो तीसरा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर तोड़कर तो नहीं हटा सकते, 10 पावर है, 1 2 पावर नहीं है, 10 पावर है, 10 पावर है, तो तोड़ के तो नहीं हटेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इसे हटाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको t मान लेंगे 1 + sin x को, तो हट जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो t तो मान लेंगे लेकिन इसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहना चाहिए तभी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मान लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं डिफरेंशिएशन है यानी 1 का 0 sin x का cos x, 1 + cos x कहे तो cos x, 1 + sin x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो 101% हम मानेंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अगर नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे। दोस्त एग्जाम में सवाल बनने के लिए देता है, नहीं बनने के लिए नहीं दिया जाता है, तो इसलिए वो मिलेंगे ही मिलेंगे। सही लाइन पे रहोगे, सही चीज आपको 101% मिलेंगे, है ना। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि नहीं मिलेगा। तो जो मैं सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, जो मैं सिस्टमेटिक वे में आपको तरीका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन समझा रहा हूं, उसको समझते जाइए, 101% उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, है ना। 101% वो जो है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वहां पर लगना है, कोई ना कोई मेथड लगना है और उस सवाल को सॉल्व होना है, होना ही होना है। सवाल सॉल्व होने के लिए दिया जाता है, एग्जाम में परेशान करने के लिए बच्चे को नहीं दिया जाता है ना। इसलिए आप इस बात को दिमाग से, ज़हन से निकाल दें कि नहीं मिले तो मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है ना, मिलेगा, है ना, यकीनन मिलेगा। आप देखते जाइए किस तरह से चीज़ों को हम एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको रखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना, ताकि आपको दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगी कि कहीं पर प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना, और सिस्टमेटिक वे से आप चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 + sin x को यहाँ पर हम t मान लेते हैं, लेट 1 + sin x, और जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, इसी डायरेक्शन पे चलते जाइए और समझते जाइए। ये आपके लिए फायदे वाली बात होगी, लेकिन अपना कुछ अकल लगाएंगे क्योंकि आपको समझ नहीं है कि ये इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन के सवाल को किस तरह से सॉल्व करा जाता है, ये आपको समझ नहीं है। तो इसलिए आपको मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, जो समझ दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करते जाइए। और हम जो है गैदरिंग तरीके से चीज़ों को एक साथ नहीं रखते हैं, हम पहले सिंगल चीज़ों को रखते जाते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। लेकिन अगर आप मिक्सिंग, जिसको समझ नहीं है, अगर वो मिक्सिंग कर देंगे, इधर की बात है उधर की बात है, जो बहुत सारे लोग को समझ में ही नहीं आता कि बच्चे को समझाना कैसे है, तो भैया खुद तो समझ में नहीं आता है, बच्चे को भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपल वे में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने में चीज़ों को रखते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएं और आप उस तरह के सवाल को आसानी से हैंडल आउट कर पाएं, बना पाएं, ठीक है। तो चलिए 1 + sin x को t मान लिया तो 1 का 0 और sin 1 का 0 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx इक्वल dt। तो cos x इंटू dx इक्वल dt, ठीक
ठीक है। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का होल टू द पावर 10 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स के बदले में टी पर पावर 10 कॉस एक्स डी एक्स ये डी टी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और टी पर पावर 11 बाई 11 प्लस सी, और टी किसको माने थे, 1 प्लस साइन एक्स को माने थे, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल टू द पावर 11 बाई 11 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। वेरी ही सिंपल। तो होल पावर नहीं रहना चाहिए, जैसे ही 1 प्लस साइन एक्स को टी माने, देखिए टी पर पावर आ गया, होल पावर खत्म, है ना। जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होता है, जैसे ही बीमारी होता है, उसका इलाज हो जाता है, तो नॉर्मल वे में वो काम करता है ना। फिर तो यहाँ पर फार्मूला लगना रहता है, ठीक है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। समझते जाना है दोस्त चीज़ों का। और मैं जो समझा रहा हूँ ना दोस्त, है ना, कुछ लोग को लग रहा होगा हल्का हल्का जैसा लग रहा होगा, है ना, तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अगर आप मेरे से चीज़ों को नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाएंगे, ये गारंटेड बात है ना। आप जिस भी जो भी इन जनरल लोग भागलपुर के हैं स्टूडेंट्स, तो आप अगर यहाँ पर चीज़ों को नहीं सीख पा रहे, नहीं इसको सीरियसली ले रहे हैं, तो फिर आपको कहीं भी सीखने को मौका नहीं मिलेगा। आप रट्टा मार लीजिएगा सवाल को, लेकिन सवाल के मेन जड़ को नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने इस बात को पर्सनली एनालिसिस किया है कि किस तरह से बच्चे को प्रॉब्लम आते हैं, और फिर वो बोल देते कि इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्त, वो ऐसे ही बोलते बहुत खतरनाक। लेकिन मेरे नज़र में ये खतरनाक नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा दूंगा और जो बच्चा मेरे से पढ़ लेंगे, तो उसके भी नज़र में इंटीग्रेशन खतरनाक टॉपिक नहीं रहेंगे, है ना। ये गारंटेड बात है ना, आज तक मैंने देखा है। और ये चीज़ें देखते हैं कि फील, ये चीज़ें देखते ही देखते बच्चे को फील हो जाता है। जैसे मैं कॉन्सेप्ट और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जैसे जैसे क्लियर करते जाते, बच्चे के दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर वे में आ जाता है एकदम, ठीक है। वो फिर अपने आप से आराम से जो है सवाल को, नया नया सवाल को सॉल्व भी करते जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे इसी तरह का सिंपल सवाल है, जैसे 3 प्लस 10x 3 प्लस log x का होल टू द पावर 7 इंटू बाई एक्स लिख देता हूं इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सवाल है। तो दोस्त होल पावर नहीं रहना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, होल पावर को हटाना पड़ेगा, है ना। तो 3 प्लस लॉग एक्स का होल टू द पावर 7 बाई एक्स इंटू डी एक्स, होल पावर को हटाना पड़ेगा। होल पावर को हटाने के लिए किसको टी मानेंगे, होल पावर को इसको टी मानना पड़ेगा। होल पावर या तो तोड़ के हटाइए, तोड़ 7 पावर है, तोड़ने में दिक्कत होती है। और इन जनरल जो पावर रहता है ना, 2 पावर रहेगा, 3 पावर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पावर रहेगा, तो उसको तोड़ने के बारे में सोचते हैं। 4 से अगर आगे जंप कर गया 5, 6, 7, कभी नहीं सोचते हैं कि उसको तोड़ के हटाना है ना। तब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पर लगता भी है। तो 3 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं। तो 3 प्लस लॉग एक्स इक्वल 3 प्लस लॉग एक्स इक्वल टी, और 3 का 0, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, और इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी आ जाएंगे, और 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी आ जाएंगे। नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, 3 प्लस लॉग एक्स का होल टू द पावर 7 बाई एक्स है इंटू डी एक्स है, और ये तो आपका 3 प्लस लॉग एक्स, ये टी पर पावर 7 और 1 बाय एक्स डी एक्स, है ना। 1 बाय एक्स डी एक्स ये किस में चेंज हो जाएंगे, डी टी में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये टी पर पावर क्या आ जाएंगे, 8 बाय 8 प्लस सी, और टी कहे तो 3 प्लस लॉग एक्स पर पावर 8 बाई 8 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे भी आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, 1 प्लस कॉट एक्स पर पावर 20 इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सवाल है। 1 प्लस कॉट एक्स का होल टू द पावर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है, इसे मैं सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स का होल टू द पावर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो होल पावर नहीं रहना चाहिए दोस्त, इसे हटाना है, या तो तोड़कर या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर। 20 पावर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो लेट क्या करना है,
1 प्लस कॉट एक्स को t मान लेना है, और 1 का 0, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे। तो आपको नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छाप लेंगे 1 प्लस कॉट एक्स का होल टू द पावर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉट एक्स को टी पर पावर 20 इंटू डी टी आ जाएंगे, टी पर पावर, देखो टी है ना, तो 1 प्लस कॉट एक्स को टी माने, टी पर पावर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये इसके बदले में डी टी। तो टी पर पावर 20, टी पर पावर 21 बाई 21 प्लस सी, और टी कहे तो 1 प्लस कॉट एक्स पर पावर 21 बाई 21 प्लस सी, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन के सवाल में चेन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसलिए इंटीग्रेशन के सवाल में कभी भी चेन रूल नहीं लगाना है। कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल है, इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में आपको चेन रूल नहीं लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के सवाल में चेन रूल नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। जबकि पूरे डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करने में चेन रूल का ही इस्तेमाल होता है। डिफरेंशिएशन के हर सवाल को सॉल्व करते हैं चेन रूल लगाकर, करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में चेन रूल नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल को आप चेन रूल लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस बात को आपको पकड़ के रखना है कि इंटीग्रेशन के सवाल में चेन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसलिए कभी भी इंटीग्रेशन के सवाल में चेन रूल नहीं लगाना। अगर लगाएंगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें जो हैं सारे बुक्स की निचोड़ बातें हैं, कहीं पर भी चेन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है ना। ये चीज आपको पकड़ के रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करने बोला, तो बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ई टू द पावर एक्स क्या स्क्वायर का, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लगा हो गया, और ई पर पावर कुछ भी रहा था वही चीज हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर का फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, है ना। तो आपको लग रहा होगा सर गलती कहां पर है, लग तो रहा है, ठीक है, गलत है दोस्त, है ना। ये नहीं होगा, ये चेन रूल लगा रहे हैं, e पर पावर एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये गलत है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज नॉट इक्वल टू, है ना, ये बराबर नहीं है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? आपके दिमाग में तो आ रहा होगा सर है, लग तो रहा है, लेकिन क्यों नहीं है? आपको मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते कि किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अगर ये आंसर है तो इसका मतलब इसी का डिफरेंशिएशन ये है, सिंपल सी बात है, इसी का डिफरेंशिएशन ये है। इसको डिफरेंशिएट करके देखिए दोस्त, ये कभी भी नहीं आएगा, बड़ा खतरनाक जैसा आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म होगा, एक्स क्यूब वाला भी टर्म होगा, लेकिन सीधा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर सिर्फ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, है ना। इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन, अगर ये होगा इसका आंसर, तो इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन। आप समझिएगा, छोटा सा एग्जांपल लेकर, किसी को लग रहा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा बात बोल रहे हैं सर, जैसे ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये 10x का डिफरेंशिएशन है, तो 10x प्लस सी, ये आंसर। तो अगर ये आंसर आया है तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे तो यही मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप देखिए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सी का 0, है ना, तो सेक स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलना चाहिए। उसी तरह से अगर इसका आंसर ये है तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलना चाहिए, जबकि नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है ना। u इंटू वी वाला फार्मूला लगाइए, कभी नहीं आएगा ये, तो इसका मतलब इसका तो ये आंसर नहीं होने वाला, है ना। तो सरल भाषा में, सिंपल भाषा में यूं बोला जाए कि चेन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसलिए इंटीग्रेशन के सवाल में कभी भी आपको चेन रूल को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज पकड़ के रखिएगा। जैसे उसी तरह से अगला भी एग्जांपल लिखें कि cos x का होल टू द पावर 7 इंटू डी एक्स है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पावर एक जोड़ देते हैं, फिर cos x का कर देते हैं sin x इंटीग्रेशन। नो, ये चेन रूल लगाकर आप ऐसा काम कर रहे हैं, है ना, जबकि चेन रूल नाम का कोई चीज इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, इसलिए आप ये इसके बराबर ये नहीं लिख सकते। नेक्स्ट cos रूट एक्स है, cos रूट एक्स को भी चेन रूल लगाकर लिखा गया है sin रूट एक्स,
है ना। और फिर रूट का तो रूट को x टू द पावर हाफ लिखा, फिर पावर एक जोड़ दिया x टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर गया 2/3 प्लस c। चैन रूल लगाकर लिखे हैं, ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी इसके बराबर नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर, साइन का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का x³ 3 + c, ये भी गलत है ना, ये भी चैन रूल लगाए यहाँ पर, ये भी गलत है। साइन इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है, साइन का माइनस कॉस इंटू सेक स्क्वायर एक्स का 10x + c, ये भी चैन रूल लगा कर लिखे, तो ये भी गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे काम, कहीं भी इंटीग्रेशन के कोई भी सवाल आ जाए तो ये काम नहीं करना है, चैन रूल वाला काम नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल में जो है चैन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी आपको चैन रूल नहीं लगाना है ना। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे लोग जो है कॉमन मिस्टेक्स कर देता है, कहीं पर कोई सवाल नहीं बन रहा है, ये सवाल आ गया नहीं बन रहा, धड़ल्ले से ये लिख देते हैं, है ना, संतुष्टि के लिए। नो दोस्त, संतुष्टि के लिए नहीं लिखना है ना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपको चैन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता इंटीग्रेशन में, इसलिए जो है आप किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल को चैन रूल लगाकर कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्त कॉन्सेप्ट 5। कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 5 में यह लिखा गया है कि इंटीग्रेशन के सवाल में हम ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को टी मानना चाहते हैं, कहे तो ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को समेटना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ठीक है, आपको हंसी भी आ रहा होगा कि क्या लिख दिया सर ने, ठीक है ना। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को टी मानना है, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा टर्म्स को टी मान सकते हैं मानिए, कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं मानना है। जबरदस्ती वाला बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि टी तो उन्हीं को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मिल रहा होगा, है ना, तभी मानेंगे। अब जैसे यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 10x को मान लेते हैं। लेकिन इसके साथ देखिए, अगर 1 + 10x को टी मानते, 1 + 10x का डिफरेंशिएशन देखिए, 1 + 10x, 1 का 0, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, है ना, तो फिर भी सेक स्क्वायर एक्स, 1 + 10x का भी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और 10x का भी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा टर्म को टी मानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 1 + 10x को टी मान लेंगे, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं कि सर ने बोला ज्यादा से ज्यादा टर्म को टी मानो तो मान लो, पूरे को मान लो, ऐसा नहीं है। उन्हीं को मान सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद होगा, ठीक है ना, कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है ना, कंडीशन के साथ। ठीक, तो यहां पर 1 + 10x को टी मान लेता हूं, 1 + 10x को टी मान लेता हूं, 1 का 0, 10x का सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल dt, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल dt। नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को कॉपी कर लेंगे, √1 + 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। √1 + 10x को क्या माने? t, तो इसके बदले में t, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये dt। देखिए, है ना, ये आ गया √t इंटू dt, t पर पावर हाफ इंटू dt, और हाफ + 1 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा 2/3 प्लस c, और t कहे तो आपको पता है 1 + 10x, t के बदले में 1 + 10x का होल टू द पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, sin x + 5 का होल टू द पावर 8 इंटू कॉस एक्स इंटू dx। नेक्स्ट ये सवाल है, sin x + 5 इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो आप देख सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और sin x + 5 का भी डिफरेंशिएशन cos x। तो हम ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को t मानना चाहते हैं, तो इसलिए sin x + 5 को क्या करेंगे? t मान लेंगे। sin x + 5 इक्वल t, sin x का cos x, 5 का 0 इंटू dx इक्वल dt, तो cos x
इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, साइन एक्स प्लस 5 का होल टू द पावर 8 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स प्लस 5 को टी पर पावर 8 कॉस एक्स डी एक्स डी टी और टी पर पावर 9 बाय 9 प्लस सी, टी कहे तो साइन एक्स प्लस 5 का होल पावर 9 बाय 9 प्लस सी। ये आपका आंसर रहा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को टी मानना चाहते हैं तो साइन एक्स प्लस 5 को मैंने टी मान लिया, है ना। साइन एक्स कम टर्म पड़ता है, साइन एक्स प्लस 5 लिख दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा। ये चीज है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि आपके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि होल स्क्वायर, होल की होल पावर, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। और उसको हटाते या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हटाते, लगाकर हटाते हैं, या तो तोड़कर हटाते हैं। तो देखिए होल पावर को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साइन एक्स प्लस 5 को टी मान लेना चाहिए। देखिए तो कॉन्सेप्ट जो है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर लग रहा है तो लगा देंगे। कॉन्सेप्ट कभी, जैसे 20 कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएंगे उसमें कभी भी एक दूसरे से कंट्राडिक्शन नहीं होगा, है ना, एक दूसरे को विरोध नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टर्म को टी मानना चाहते हैं, उस हिसाब से साइन एक्स प्लस 5 को टी मानना चाहिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया तो साइन एक्स प्लस 5 को टी मान लिए। दूसरा है कि होल पावर नहीं रहना चाहिए, होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल फोर्थ नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब चीज आ जाए तोड़कर हटाते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हटाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर होल पावर को हटाना है तो किसको टी मानना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस 5 को, है ना। इसको अगर होल पावर को हटाना है तो किसको मानना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस 5 को। चाहे दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, दोनों में किसको मानना टी बोल रहा है, साइन एक्स प्लस 5 को। मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट होगा एक दूसरे को विरोध नहीं करेगा, कंट्राडिक्ट नहीं करेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, अब किसको टी मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जो भी अगर कोई भी एक सवाल है, हाँ इस कॉन्सेप्ट के जरिए से भी वो क्लिक कर रहा है कि हाँ इसको टी मानना चाहिए, दूसरे कॉन्सेप्ट के जरिए से भी क्लिक कर रहा है कि हाँ इसको टी मानना चाहिए, तो लेकिन जो टी मानने बोलेगा ना, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही चीज को बोलेगा, जैसे ये सवाल में सेम चीज को बोला, ठीक है, तो कभी कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x into cos x by 1 plus sin square x into dx। सवाल ये है दोस्त, sin x into cos x by 1 plus sin square x into dx। सवाल ये ठीक है। अब देखिएगा यहाँ दोस्त, कहानी देखिएगा। sin x को अगर t मानते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x मिल रहा है, ठीक है, सही है। अगर sin स्क्वायर x को t मानते हैं तो देखिएगा sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पहले पावर वाले का, तो 2 sin x n x n minus 1, 2 sin x sin n x n minus 1, 2 minus 1 कहे तो 1, फिर sin x का होगा cos x, तो क्या आ गया 2 sin x into cos x। sin स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन मौजूद है, 2 sin x into cos x, ठीक है। तीसरी बात, 1 प्लस साइन स्क्वायर x को अगर t मान लेते हैं तो 1 का 0, sin स्क्वायर x का 2 sin x into cos x, है ना। 0 प्लस 2 sin x into cos x कहे तो आपका 2 sin x into cos x। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2 sin x into cos x आ रहा है, यही चीज आ रहा है। तो यहां पर sin x का भी डिफरेंशिएशन, इस सवाल में sin x का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है cos x, sin स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x into cos x मिल रहा है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है 2 sin x into cos x। तो अब सवाल उठता है कि किसको t मानेंगे। तो मैंने क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को t मानना चाहते हैं, है ना, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स को, जितना ज्यादा टर्म्स को मान सकते हैं टी। हाँ, शर्त यह है कि उसका डिफरेंशिएशन भी मिलना चाहिए, है ना, ये चीज है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है किसको मानना चाहिए, सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा टर्म किससे समेटा जाएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा टर्म 1 प्लस साइन स्क्वायर x को टी मानना चाहिए, है ना, यही तो ज्यादा टर्म हुआ ना,
साइन एक्स में तो साइन एक्स, साइन स्क्वायर में थोड़ा सा बड़ा, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में ज्यादा टर्म, ठीक है ना, इसलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेना है, t मान लेना है। 1 का 0, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और जो है यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी आ जाएंगे। इधर रब कर दूं, नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या लिखेंगे, डी टी, और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या माने, टी, है ना, ये तो आपका किस में चला गया, इसके बदले में डी टी, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या माने, टी, तो ऊपर डी टी आ गया और नीचे क्या आ जाएंगे, टी, डी टी बाई टी, है ना। पता है आपको डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लॉग मॉड एक्स, यही होता है ना। 1 बाई एक्स कहने का मतलब क्या होता है, 1 बाई एक्स कहने का मतलब क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स, है ना। 1 बाई एक्स कहने का मतलब डी एक्स बाई एक्स, ये क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, तो डी टी बाई टी कहे तो लॉग मॉड टी प्लस सी, एक्स की जगह पर टी है तो लॉग मॉड टी, टी की जगह पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट तो जो सवाल है tan x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये सवाल है। सॉल्यूशन में लिखा जाएगा tan x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन tan x का सेक स्क्वायर एक्स माइनस रहेगा और x का 1 हो जाएगा, तो tan x माइनस एक्स से ज्यादा टर्म समेटा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा टर्म को t मानना चाहते हैं हम, इसलिए जो है tan x माइनस एक्स को t मान लेंगे, tan x माइनस एक्स को t मान लेंगे, tan x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, x का 1 हो जाएंगे इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखेंगे, और नो लिखने के बाद tan x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और tan x माइनस एक्स को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये डी टी में, और कहे तो ये टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t कहे तो tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट, कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। आज का लास्ट सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा सवाल ले लेंगे फिर गैदरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan x बाई एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सवाल है। और 1 प्लस tan x एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और x प्लस लॉग सेक एक्स, लेट क्या करेंगे, x प्लस लॉग सेक x को t मान लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। आप देखिए x का 1 होता है, लॉग सेक x का tan x डिफरेंशिएशन होता है, देखिए लॉग का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय सेक x हो जाएगा, और फिर सेक x का कीजिएगा तो सेक x इंटू tan x हो जाएंगे, ठीक है, और इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए सेक से कैंसिल तो 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, 1 प्लस tan x बाय एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स, तो ऊपर आपका डी टी 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स डी टी, नीचे टी कहे तो लॉग मॉड टी प्लस सी, और लॉग मॉड टी कहे तो किसको माने, x प्लस लॉग सेक x प्लस सी, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा से x का भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो सिर्फ x को t नहीं माने, लॉग सेक x का डिफरेंशिएशन tan x मिल रहा है तो इसको भी नहीं माने, पूरे को मान लिए क्योंकि पूरे का मिल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को t मानना चाहते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्त।